नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कुंजन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ आनिया। देखिए, जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, जो हमारी नेक्स्ट ट्रिप होगी वो थोड़ी सी ज़बरदस्त होगी, थोड़ी हटके होगी। तो हमने ना ये जो हमारी नेक्स्ट ट्रिप है, सीधे बाबा जी से हमने एकदम पैचअप कर लिया है कि बस हम यहाँ पर आ गए हैं बातचीत करने के लिए। तो अच्छा, अब आप ये भी पूछेंगे जो हमारी नेक्स्ट ट्रिप है इसमें ऐसा खास क्या है। तो देखिए, वो ख़ास ये है कि ये जो आप बाबा जी देख रहे हैं, इनका नाम है धर्मपाल सिंह गुर्जर। और वो यकीन नहीं होगा, इनकी जो एज है ना वो 127 साल है। नहीं, सीरियसली। और मुझे नहीं लगता इनको कहीं से देख के लगता होगा। हाँ ठीक है, 100 के पार होगी, लेकिन 127 भी होगी। मुझे एक्चुअल में नहीं लग रहा था इनको देखने के बाद। तो हम इनसे ना सबसे पहले इनकी डाइट पूछेंगे जो इन्होंने। तो बाबा जी राम राम। राम राम। अच्छा बाबा जी, जैसे कि आप सबसे पहले अपनी डाइट बताइए, खान पान का क्या है। देखिए, मेरा खान पान साधारण खान पान है। मैं दाल रोटी और सब्जी, दूध, मट्ठा ये इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, और शुरुआत से आप बस यही सब इस्तेमाल करते आ रहे हैं या कुछ अलग से? नहीं, अलग से तो कोई चीज़ नहीं। पहले दूध ज़्यादा पिया करता था, अब दूध कम पीता हूँ। और उसके साथ में मैं एक चटनी है, उसका भी मट्ठे में इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, तो वो जो चटनी है वो कौन सी चटनी है? वो चटनी है जो मेरे ही इस आंगन में या मेरे ही इस आश्रम के अंदर विद्यमान है। जैसे अमरूद के पत्ते हैं, बेल पत्थर के पत्ते हैं, जामुन के पत्ते हैं, पीपल के पत्ते हैं, नीम की कोपस है, तुलसा है, पुदीना है, प्याज, लहसुन, अदरक और थोड़ी हरी मिर्च और ये काला नमक करता हूँ, जिसको मट्ठे में मिला करके और मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। वो पेट के लिए ठीक रहती है। मैं रेस तो बहुत लगावे था, जैसे रथ मैराथन वगैरह या उससे भी पहले, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि हमें इस रेस के ज़रिए कहीं जाना है, क्या जाना है। जैसे बुलाया वैसे ही चलेगी, कोई बात नहीं, रेस लगाए चले आए। लेकिन बाद में हमें मवाना शुगर ने भेजा कि आपको अपने ही प्रदेश में बुजुर्गों की दौड़ में एक दौड़ लगानी है, आप उसमें हिस्सा लेना है। मगर वो जगह कहाँ है भाई, कि वो तो ओबरा है एक जगह, इधर बनारस मिर्ज़ापुर की तरफ। मैंने कहा भाई मैं तो वहाँ मैंने देखा नहीं, कैसे जाऊँगा। नहीं कोई बात नहीं, हम रिजर्वेशन करा देंगे और आप फिर चले जाना, आपको वहाँ सारी सुविधाएं मिलेगी। तो मैं वहाँ से फिर उन्होंने मेरा सारा इंतज़ाम कर दिया और मैं ओबरा चला गया। ओबरा में मैं दौड़ा 100 मीटर में, 200 मीटर में, 400 मीटर में, और मैंने उसमें पहला स्थान प्राप्त किया। इसके बाद हमको पुरस्कार मिले, मेडल मिले, उसको लेकर के हम और चले आए। हमने मवाना शुगर के लोगों से कहा भाई ये चीज़ हमें मिली है, लो, आपने मुझे भेजा था। लोग नहीं, ये तो आपकी है, आप ही रखिए। इसके बाद मेरे पास खुद खबर आई कि आपको राष्ट्रीय स्तर पर जाना है, जो नेशनल खेल होते हैं उसमें जाना है। वो खेल थे चंडीगढ़ में, और मैं चंडीगढ़ में चला गया और वहाँ मैंने चंडीगढ़ पहले देखा भी नहीं था, लेकिन
मुझे ये पता था कि वहाँ एक गुजर भवन है, तो उसमें ठहर जाना, जहाँ के खेल होंगे वहाँ फिर चले जाना। तो मैं बस अड्डे पे उतरा, अम्बाले से चल के। बस अड्डे पे जाने के बाद मैंने बस उससे बताया, ई रिक्शा वाले से, रिक्शा ही, जब तो ई रिक्शा नहीं थी, रिक्शा ही। मैं कहा भाई मुझे गुजर भवन जाना। उन्होंने की ठीक है आप चलिए, 28 सेक्टर में है। और मुझे ये पता नहीं था कहाँ है। मैंने कहा भाई क्या पैसे लेगा। अब मेरे पास पैसे की भी कमी थी वैसे, लेकिन उसने कहा मैं 100 रुपये लूँगा। और मैं उनको 100 रुपये दे के और गुजर भवन पहुंच गया। गुजर भवन में जैसे ही मैं पहुंचा हूँ तो उसमें बाहर है राजेश पायलट की प्रतिमा लगी हुई थी। मैंने उसको नमन करके मैं भीतर चला गया। और इसके बाद मैं वहाँ रहा उस हॉल में। जब मैं दौड़ लगाने गया तो फिर मैंने वहाँ दौड़ लगाई। पहले दिन 100 मीटर की दौड़ थी और वो 100 मीटर की दौड़ मैंने सबसे पहले बहुत कम समय में मैंने उसको पार कर दिया। और मैं फिर चला आया। आकर के फिर मैंने उठा अखबार में जैसे अगली तो खबर छपी तो उसमें लिखा भाई धर्मपाल गुजर ने बाजी मारी। तो उस भवन का जो अध्यक्ष थे होशियार सिंह भडाना, उन्होंने कहा भाई ये आदमी जो ये अखबार में खबर है, ये आदमी तो हमारे यहाँ ठहरा हुआ, इसका ये पता लगाओ कौन है ये। उन्होंने पता लगाया कि ये तो धर्मपाल है। ऐसे उन्होंने कि तुम गुजर हो? मैं कहा मैं गुजर ही हूँ। उनके तो अब आपको ऊपर रहना, अलग कमरा मिलेगा, आपको यहीं खाना मिलेगा, आप जहाँ जाओगे हम आपको अपनी और से सारी सुविधाएं देंगे। इस तरह से मैंने वहाँ जो जितने दिनों का कार्यक्रम था पूरा किया। 100, 200, 400 मीटर में पहला स्थान प्राप्त किया और गोल्ड मेडल लेकर के और फिर मैं वापस आ गया। ये मेरी शुरुआत की मामला है। इसके बाद मुझे जहाँ से भी कोई खबर आवे थी फिर मैं वहीं रेस लगाने चला जावे था। अब चाहे वो मैराथन दौड़ हो, सैकड़ों मैराथन दौड़ मैंने दौड़ी है, या कंपटीशन की रेस हो, कोई सा प्रदेश ऐसा नहीं बचा, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो राजस्थान है, चाहे वो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है। मैं जहाँ मैं मुझे बुलावे में मैं चला जाता था। और इसके बाद दूसरे देशों में भी जाने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। जैसे मुझे ब्राज़ील जाना था, वहाँ पैसा नहीं था, स्पेन जाना था, जापान जाना था, ऑस्ट्रेलिया जाना था, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। रजिस्ट्रेशन तो मैं करा देता था, मवाना शुगर वगैरह किसी से भी लेके रजिस्ट्रेशन करा देता था। तो मैं मलेशिया गया। मलेशिया में जो मेरा खर्चा, ये मेरे जो बच्चे थे उधम सिंह और प्रताप सिंह ने ये मेरा खर्चा वहन किया। और मैं इससे जो ये देश है मलेशिया गया और मलेशिया से मैं जो अंतर्राष्ट्रीय खेल थे उसमें भी मैं गोल्ड मेडल लाया।
तो इस तरह से मैंने भिन्न भिन्न जगह पर जा कर के भारत के नाम पर मैं दौड़ा और मलेशिया के जो सुल्तान था उसने अपने हाथ से स्मृति चिन्ह भी मुझे दिया, क्योंकि मैं भारत का झंडा लिए हुए जो मार्च हो रहा था मैं सबसे आगे था। तो इस तरह से मैंने अपने देश के नाम को आगे बढ़ाने का काम किया और आज भी मेरी यही भावना है कि मैं अपने देश के नाम को आगे बढ़ाता रहूं। यदि मैं स्वस्थ रहते हुए और रेस लगाने लायक, भागने लायक, दौड़ने लायक रहा तो भारत से बाहर यदि अब भी मुझे जाना पड़ा बुजुर्गों की दौड़ में, तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं भारत को हार के नहीं आने दूँगा। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। आज खेलों में मोदी जी रुचि ले रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी भी रुचि ले रहे हैं, लेकिन उनका बुजुर्गों की ओर ध्यान नहीं है कि हमें बुजुर्गों के जीवन स्तर को कैसे जीवन यापन के लिए रखा जावे। इस तरह का उनके अभी दिमाग में नहीं है कि खेलों के जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें हमें कैसे जीना या कैसे उनको जीवित रखा जावे, कैसे उनकी मदद की जावे। मैं बुजुर्ग होने के नाते मुझे कोई सरकार से कोई किसी तरह की कोई मदद नहीं मिलती है। मुझे बुढ़ापे की पेंशन नहीं मिलती, मुझे वरिष्ठ नागरिक की पेंशन नहीं मिलती, मेरा राशन कार्ड नहीं है, मुझे किसान पेंशन नहीं मिलती जबकि मैं किसान हूँ। तो इस तरह से स्वतंत्रता सेनानी, क्योंकि जो गुजर भारत उसमें सन 1857 के मेरे बुजुर्ग भी, मेरे दादाजी भी इसमें मारे गए थे, उनका कोई पता नहीं चला था। और हम लोग भी स्वतंत्रता की लड़ाई तो हमने नहीं लड़ी, क्योंकि स्वतंत्रता की लड़ाई ही एक बार हुई है केवल सन 1857 में। उसके बाद कोई लड़ाई स्वतंत्रता के लिए नहीं हुई, बल्कि आंदोलन तो चलाए गए अंग्रेजों से राज वापस लेने के लिए, लेकिन कोई लड़ाई नहीं लड़ी गई। तो मैं आप लोगों के साथ ये भी बात कहना चाहूँगा कि मैं बुजुर्गों को ये सलाह भी दे रहा हूँ कि खटिया पे पढ़ कर के आप अपने जीवन को खराब मत करो, कुछ ना कुछ करते रहो। नौजवानों से भी ये कहता हूँ कि आप अपने आचरण के जरिए अपनी आदत को सीख रखते हुए, आप हर चीज़ का पालन करते हुए, गृहस्थ का भी आप पालन करते हुए, और आप अपनी प्रतिभा को निखारते हुए शीर्ष तक पहुंचाने की कोशिश करो। बच्चों को भी यही सलाह देता हूँ कि बच्चों, तुम नीचे से ही खेल कूद में और अन्य जो भी आपका स्वास्थ्य जिससे ठीक रहे, आपके चरित्र का निर्माण हो, ऐसी चीज़ों से आपको जुड़े रहना चाहिए। आपको जिस प्रतिभा में, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे वैज्ञानिकता में हो, चाहे खेल कूद में हो, चाहे किसी ऐसी आविष्कार की चीज़ में हो जिसमें आप कोई खोज कर सको, उसमें आप अपने जीवन को उस पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हुए उसमें अपनी प्रतिभा निखारो। ये मैं बच्चों को भी
सलाह देता हूँ। प्रणाम बाबा जी। आपने बताया कि आंदोलन हुआ करते थे उस समय, है ना? हाँ, मैंने ये बताया कि स्वतंत्रता की लड़ाई जी तो केवल एक ही बार हुई है, जी और इस लड़ाई जो सन 1857 में हुई है, जी पूरे भारत के लोग उसमें लड़े। लेकिन वो युद्ध या वो लड़ाई जैसे मेरे पूर्वज बताए करते थे कि वो लड़ाई करीब 20 दिन बाद होनी थी, जब तक पूरी की सूचना पूरे देश में तैयारी हो जाती। जी लेकिन कारण ये हुआ कि धन सिंह कोतवाल के जरिए से, जो कोतवाल थे उस वक़्त जैसे दिल्ली में आज डीसीपी बैठता है, जी इस तरह से मेरठ का जो कोतवाल था वो देहरादून तक, वो दिल्ली की जमुना की सीमा तक और बहुत दूर तक कमांड करता था। तो उस समय ऐसा आया कि उसने इस युद्ध को किसी बात के होते हुए जी वो युद्ध वहीं से खेलना शुरू हो गया, और मेरठ की जेल जो विक्टोरिया पार्क कहलाता आज, वो जेल तोड़ दी गई। उसमें कुआं, हाँ, उसमें कुआं आज भी मौजूद है। जेल तोड़ दी, सारे जेलर जितने भी जेल के कैदी थे वो सब लड़ाई में सम्मिलित हुए। और वो लड़ाई लड़ते धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई। लेकिन वो समय से पहले लड़ाई शुरू हो गई थी। उसमें ये कहना कि हमारी सरकार युद्ध करने का जो श्रेय है वो मंगल पांडे को देते हैं, जबकि मंगल पांडे कभी मेरठ आया ही नहीं। 8 अप्रैल को वो बैरकपुर में, मैं ये नहीं कहता कि वो स्वतंत्रता की लड़ाई में सम्मिलित ना हो, लेकिन वो उसको 10 मई से पहले 8 अप्रैल को ही बैरकपुर में फांसी दे दी गई थी और मार दिया गया था। उसका मेरठ से कोई संबंध नहीं था, केवल धन सिंह कोतवाल का ही था। और सहारनपुर के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। यहाँ तक भी बात है सहारनपुर की कि एक आदमी का जब उसकी खोपड़ी को तोला गया तो 35 किलो की तो उसकी खोपड़ी थी। और उसने, जो वायसराय रहता था, राजा मतलब अंग्रेज, हाँ, उसकी पूंछ को पकड़ के हाथी को बैठा दिया था। तो उसके जो अंगरक्षक थे उन्होंने उसकी नाक काट दी। अच्छा। तो लोगों ने, उसके वायसराय ने कि ऐसा नहीं करना चाहिए था भाई तुम्हें। अब साहब हमें ये डर था, जिसने हाथी को बैठा दिया तो ये आपको मार सकता, हमने इसको इसलिए मार दिया। तो वो रुड़की की जो संग्रहालय था, कुछ दिन पहले तक वो खोपड़ी उसमें दर्शकों के रूप में रखी रहती थी। आज मैं ये नहीं कह सकता आज वो खोपड़ी है या नहीं है, लेकिन वो देखने की लायक थी। और वहाँ एक रियासत है, पथरी की रियासत कहलावे थी। और भारत में जितनी रियासतें थी गुजरों की, वो अंग्रेज़ों ने सब जब्त कर ली गई थी, सारी जब्त कर ली थी, कोई रियासत नहीं छोड़ी थी। जब देश आज़ाद हुआ तो मैंने सरदार पटेल जी से ये कहा कि पटेल जी, गुजरों की रियासत को तो आपने पेपर्स दिया ही नहीं। उन्होंने कि गुजरों की तो कोई रियासत ही नहीं, ना कोई झांसी की रियासत है, ना लंडोरे की रियासत है, या अन्य जगह की जो रियासतें थी कोई रियासत लिखी हुई नहीं है। इसलिए मैं इसमें पेपर से क्या देता, ये सरदार पटेल ने उस समय बोला, कहा था। आज भारत का निर्माता कहा जाए असलियत में, तो वो सरदार पटेल है भारत के निर्माता।
अच्छा, जैसे आपने एक और बात बताई थी कि आप जब विदेश गए थे, जब आप मलेशिया गए थे विदेश, तो वहाँ पे आप जितने भी दिन रहे, 3 दिन 4 दिन, तो उस बीच आपका खाना कैसे होता था? अच्छा, वहाँ खाने में हम फल फ्रूट पर निर्भर रहे ज़्यादातर। मैंने तो उनसे कह इससे कहा भाई मुझे तो एक रोटी देसी के रूप में बना दो, जैसे मेरे भारत में बनती है। तब मुझे एक रोटी उन्होंने बनाई, वो एक रोटी ही मुझसे आधी खाई गई। और मैं उसको खाने के बाद फिर एक जगह है वहाँ जहाँ शिवजी महाराज का जहाँ आज शिवरात्रि महाशिवरात्रि है, तो शिवजी महाराज का बचपना वो मलेशिया में ही गुजरा कटा था। और उनको कहते थे कि उनका बालकपन मलेशिया में कटा, तो वो जगह पे 300 सीढ़ी चढ़ने के बाद वो जगह ऊपर आवे थी। मुझसे कहा तुम चढ़ जाओगे? मैंने कि भाई मैं चढ़ जाऊँगा। तो मैं पकड़ा के वहाँ तक मतलब पहुँच गया था। ये मलेशिया हो या इंडोनेशिया हो, ये सब चाहे रंगून हो, सिंगापुर हो, ये भारत के ही अंग थे पहले। भारत को आज़ाद होते हुए देखा है आपने, भारत को आज़ाद होते हुए देखा है। तब से अब में आपको क्या लगता है, क्या परिवर्तन हुआ है? तब से अब में लोग कैसे हो गए हैं? देखिए, परिवर्तन तो बहुत हुआ है, लेकिन वो परिवर्तन भौतिक परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन जो चरित्र को निर्माण बनाने वाला था वो नहीं बन पाया। मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि बड़े बुढ़ों का कोई सम्मान नहीं रहा। उन्हें कोई ये नहीं पूछता कि तुम्हारा जीवन किस तरह का कट रहा है या तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता है। आज पहले अरब के भारत में ये महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। और आधी धोती बांधा करते थे। मैं अपील करना चाहूँगा अपने उत्तर प्रदेश की सरकार से और भारत सरकार से कि कोई ना कोई ऐसी विधि बनानी चाहिए जो बुजुर्गों का जीवन सही सलामत कर सके। आज हमारे नाम में ज़मीन भले ही हो, मकान भले ही हो, लेकिन हमें वो सुविधाएं जो मुहैया होनी चाहिए वो नहीं होती है। और जब कभी हम अपना आय प्रमाण पत्र बनवाना चाहें तो लेखपाल हमारी दशा को देख करके हमारा जीवन कैसा कट रहा है इसकी उसे कुछ बात नहीं है। ऑनलाइन वो हमारी जो उसके जी में आवे वो ही लिख के भेज देता है, कहता है कि इनकी आय इतनी है, इन्हें कोई सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। आज हमको किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिलती। और जब कभी हम उस लेखपाल से या किसी छोटे आदमी से कहते वो कहते हैं कि लेखपाल की कलम ऊपर तक चलेगी, एसडीएम हो, डीएम हो, कमिश्नर हो, वो सब लेटर बॉक्स है, उनके तो केवल साइन हुए और ऊपर तक चली जाती है। तो नीचे का सेक्रेटरी जो ग्राम सभा का सेक्रेटरी है वो लेखपाल है, और जो प्रदेश की और भारत सरकार का सेक्रेटरी है वो चीफ सेक्रेटरी है। ये दोनों ही सरकार है
जो कोई बात होती है इनके जरिए होती है, इनकी रिपोर्टों के आधार पर होती है। इसलिए बुजुर्गों को कोई चीज़ मिल ही नहीं पा रही। आज मेरा राशन से भी मैं परेशान हूँ। चूल्हे की रोटी बना करके खाते हैं और आवश्यकता पड़ी तो कभी कभी गैस का कभी कभी उस पर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आपको ये देखना है कि भाई इन लोगों का जीवन किस तरह से कटे। ये मेरा संकेत है भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए। एक चीज़ मैं और भी कहूँगा कि हमको अपने जीवन को ऊंचा रखने के लिए नशा तो छोड़ना ही पड़ेगा। हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, सुल्फा, शराब, पान, गुटखा, चाय, पेप्सी और तली हुई चीज़ से अलग रहना होगा। मैं महाराष्ट्र के लोगों में मैंने जाकर के ये प्रचार किया है और वहाँ के बच्चे जो चाउमीन वगैरह या वैसी चीज़ खाते थे उन्होंने उसको बंद कर दिया है और उनके पेट बिल्कुल ठीक रहने लगे हैं। ज़्यादातर रसायन से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल मत करो। जो ऐसी चीज़ है जो अपने कंपोस्ट खाद से या अपने जीवांश खाद से तैयार होती है, उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करो। उससे जो पैदावार होती है उसी का को इस्तेमाल करो। पहले की सरकार और अब की सरकार में क्या परिवर्तन लगता है आपको? देखिए, पहली सरकार में और अब की सरकार में ये परिवर्तन है। सरकार तो जो पहले बनी भारत सरकार वो ही ठीक नहीं बनी थी। यदि उस सरकार में देश का प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल होता तो आज हमें को पाकिस्तान से लड़ने की ज़रूरत नहीं थी। हमारे पास ना हमें चाइना से लड़ने की ज़रूरत थी कि चूँकि व्यवस्थाएं ऐसी हो जाती कि हमारी ओर को कोई आँख देख करके भी हमारी ओर को आँख खोल करके नहीं देख सका था। लेकिन उसमें गांधी जी ने जो धोखा किया और नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, ये देश का दुर्भाग्य रहा। हालांकि योजनाएं बहुत सारी चली और विकास की तरफ चली। हमारे देश में अंग्रेज़ों ने ही, यदि देखा जाए, मैं ये भी कहूँगा कि यदि हम पहले समझ जाते कि अंग्रेज़ों के रहने से हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा, हमें तो दूसरे लोगों ने लड़ा करके अंग्रेज़ों के मुकाबले कर दिया। हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाए, अपनी ज़मीनों को अपने उसको नहीं छोड़, ये समझ लो शहरों से बहुत दूर आज जहाँ हम बस रहे हैं ये जंगल बीहड़ जंगल थे जिनमें हम लोग बसे और यहाँ से भी आगे चल कर के हम लोग रहे, जिससे हमारा जीवन बचा रहा। तो हमारा विरोध ये जता दिया उस समय के कुछ लोगों ने कि ये गुजर जो है आपको बर्बाद कर देंगे। तो गुजरों ने अपने को बचाने के लिए अपने अलग अलग, कहीं हमारे टाइटल बहुत सारे हैं, जैसे गुजर में गंगवार है, कटियार है, सचवान है। इस तरह से गुजरों के बहुत सारे टाइटल हैं और वो टाइटलों के जरिए जब अंग्रेज ये पूछते थे कि भाई तुम कौन हो, के हमें ऐसे है, हमारा गैंग है, हम गुजरों को मारते हैं, तो उन्होंने क्या कहा ये इलाका हमने तुम्हें दे दिया, इसमें रहो। जैसे बरेली साइड का या अन्य जगह का है जहाँ गंगवार लोग हैं, ये सब गुजरी हैं, लेकिन इनका टाइटल बदला हुआ। मैं एक दूसरी बात भी कहूँगा कि मैं जाति का समर्थक इतना नहीं हूँ, ना मैं इसका भी समर्थक नहीं हूँ कि लोग राजपूत और गुजर में
ये भेदभाव डाल चुके कि मीर बहुत गुजर था। अरे मीर बहुत तो गुजर ही था, लेकिन जो राजा के एक पुत्र होता था वो तो राजकुमार कहलाया, और जो अन्य रानियाँ थी या अन्य बच्चे होते थे वो राजपुत्र कहलाए। उस समय तलवार का राज था, लाठी का राज था, और तो उनकी बात चलती रही। आज वो बात भिन्न हो गई है। आज देश आज़ाद हुआ था, ये मकान भी नहीं थे। हमने नीम के पेड़ पे, बड़ा नीम कहते थे, उस पर झंडा बांध करके और ये दर्शाया था कि अब अंग्रेज़ जा रहे हैं 12 बजे, इसलिए हम झंडा चढ़ा करके ऊपर अपने देश का उत्सव मना रहे हैं। उस समय बताया कि गांधी जो है हमारे महात्मा गांधी जी जो हैं, हाँ, उन्होंने ऐसे धोखा दिया, हाँ, और नेहरू जी को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया, प्रधानमंत्री के लिए, है ना। हाँ, तो ऐसा क्यों किया उन्होंने? कुछ तो कारण रहा होगा उस समय। हाँ, इसका कारण ये था कि गांधी छोटे लोगों का राज नहीं चाहता था, गांधी बड़े लोगों का राज चाहता था। अच्छा। और ये जो गांधी से जो लोग पिछड़े या क्रोध मानते थे या दुख मान रहे थे, वो इसलिए मान रहे थे कि गांधी जी ने राजाओं को, रियासत के लोगों को, बड़े लोगों को कांग्रेस में सम्मिलित करने की बात कही। उन्होंने कही कि गांधी जी इन्हें कांग्रेस में सम्मिलित मत ना करो, अब देश आज़ाद होने की दशा में है, ये पहले से जैसे राज कर रहेंगे फिर इसी तरह से राज करते रहेंगे। तो जो जहाँ जिस तरह से पिसता चला आ रहा वो आगे भी पिसता ही रहेगा। अच्छा। तो वो गांधी जी ने वो इसलिए कहा कि भाई यदि नेहरू उसके परिवार से है और नेहरू को जिस तरह से चलावेंगे नेहरू उसी तरह की शासन पद्धति चालू करेगा, इसलिए भाई पटेल नहीं बनना चाहिए। पूरे देश के लोगों ने, केवल उत्तर प्रदेश के गोविंद बल्लभ पंत की राय को छोड़ के पूरे भारत के लोगों ने एक मत होकर के जो जितनी भी राय थी वो 25, 30, 29 जो भी राय थी वो सारी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में गई थी। तो इन्होंने और कुछ नहीं किया, मैं नहीं कहना चाहूँगा, वो अलग ओले में ले जा कर के नेहरू से पटेल के पाँव में टोपी रखवा दी ताकि देश के और लोग तो देखें ना, लेकिन वो बात फूट गई और सरदार पटेल को मजबूर होकर के जो आदमी टोपी रख कर के भीख मांग रहा है किसी चीज़ की, तो उसको उनका क्या करना पड़ा। तो हमने पटेल जी से ये कहा कि पटेल जी आपने लोकतंत्र की हत्या कर दी, सारे देश ने आपको चुना है और आपने गांधी के कहने से ये काम कर दिया, ये अच्छा नहीं हुआ, आने वाली पीढ़ियों के लिए ये नुकसानदायक रहेगा। सरकार का पैसा सड़कों में नहीं लगाया, जो ये नेडा साहब जो इतने ईमानदार और काबिल आदमी ने योजना बना करके सारे देश में सड़कों का जाल बिछवा दिया हाईवे के जरिए, और भारत सरकार का पैसा नहीं लगने दिया। उस आदमी की योग्यता को मैं मतलब धन्यवाद करता हूँ कि उस व्यक्ति ने कितना बढ़िया काम किया। आज ज़मीनें ज़्यादातर सड़कों में या अन्य चीज़ों में चली गई हैं, लेकिन किसान फिर भी सबका पेट भर रहा है और किसान को कुछ मिल नहीं रहा। किसान का आय प्रमाण पत्र बनावें, अरे किसान का व्यय प्रमाण पत्र बनाओ,
किसान से ये पूछो कि तुम्हारे खाते में क्या पैसा है, तुम पे कितना लोन है, उसे नहीं देख रहे। अपने जीवन को किसान बड़ी दुर्दशा से जी रहा है। अब चूँकि मैं भी किसान हूँ, बूढ़ा हूँ, मैं दूसरी तरफ किसान होने के नाते भी बात कह रहा हूँ। और जो मेरे बच्चे या मेरी ये खेती कर रहे हैं, और जो आपने बताया कि पहले और अब के में क्या अंतर है, वो ये अंतर है कि पहले चाहे कोई साधन था या नहीं था, अपने माँ बाप की सेवा करते थे, उनको हर तरह का खान पीन, रहन सहन, नहाना धुलाना सारा काम करते थे। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल के बच्चों को हम स्कूल में दाखिल कर दिया, बहुत सी माता बहनें बच्चे को दूध ही नहीं पिलाती और उसको ढाई के ऊपर छोड़ दिया, और जब वो बोलना सीख गया, सब कुछ हो गया, फिर उसको स्कूल में भेज दिया। वो स्कूल में ज़्यादा फीस पे भेज दिया, वहाँ उसकी पूरी परवरिश होती रही थी। अब उसको अपने माँ बाप से क्या प्रेम रहा ना, माँ बाप की गोद में माँ बाप की किसी ने चुट्टी नहीं पी, तो वो अपनी माँ का, अपने बाप का क्या प्रेम करेगा। जो भारत सरकार के लोगों ने उसमें संविधान संशोधन करके बहुत सारी चीज़ें और बदल दी, जो वो चाहते थे उसके अनुसार शासन पद्धति नहीं चली। ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुई। व्यवस्था परिवर्तन हमारे देश में एक तो अरबपति है, खरबपति है, और एक को खाने को दाने नहीं मिल रहे। इसका अंतर सारा समाप्त हो जाएगा। मैं व्यवस्था परिवर्तन की बात कह रहा हूँ, मैं मोदी की बुराई नहीं कर रहा, ना मैं भारत सरकार के लोगों की बुराई भी नहीं कर रहा, क्योंकि मोदी जी ने भारत से बाहर जा कर के देश का सम्मान बढ़ाया है। लेकिन मोदी जी को ये सोचना चाहिए कि जो देश मेरा सम्मान कर रहा है, उस देश के प्रिंस को, उस देश के राजा को, उस देश की सरकार को, मेरे लोग जो उस देश में बसते हैं, उनके साथ में कैसा व्यवहार हो रहा है, वो बात भी तो मोदी जी को रखनी चाहिए कि उनके साथ में व्यवहार गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो ये रिजर्वेशंस होती हैं, मतलब वो कुछ प्रतिशत का आरक्षण मिलता है ना? हाँ। तो वो आरक्षण जो है वो सही है कि गलत है? क्या उससे लोगों को मतलब आसान हो रहा है लोगों का काम, या थोड़ा और मुश्किल हो गया है? देखिए, ये आरक्षण जो है ये 10 साल के लिए किया था। 10 साल के लिए था? हाँ। और ये मान के चलो कि जब तक एक पीढ़ी समर्थ हो जाए, उसी वक्त ये समाप्त कर दिया जाए। लेकिन वो समर्थ नहीं हो पाए। जैसे पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण देना चाहिए था, और वो 27% आर्थिक तौर पे भी देना चाहिए था, नौकरियों में भी, शासन में भी उनके लोग 27% वो तो मिला ही हुआ है ना। मतलब जिनको आरक्षण मिला हुआ है उनको तो मिलता ही है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एक ऊपरी जात का बच्चा है और एक थोड़ी पिछड़ी जात का बच्चा है, तो अगर दोनों के पढ़ाई वही हो रही है, पर मार्क्स जिसे कहते हैं ना कि नंबर इतने मिले परीक्षा में, तो मान लीजिए कि ऊपरी जात के जो अगर ज़्यादा हैं, ठीक है, और पिछड़ी जात के कम भी हैं, तो भी कहीं ना कहीं जो वो मिलता है, कह सकता है कि भाई इस कॉलेज में जो है इस बच्चे को एडमिशन मिलेगा, क्योंकि इसका एक तो आरक्षण भी है और दूसरा उसके मार्क्स हैं। और भले ही ऊपरी जाति वाले बच्चे का मार्क्स थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा आया हो, पर फिर भी उसको दूसरा मतलब बाद में लेंगे या बाद में रखेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अब आज के टाइम में ये चीज़ हट जानी चाहिए, या इस चीज़ से नुकसान हो रहा है एक समर्थ बच्चे को जो दरअसल पढ़ने में अच्छा है, या फिर उसको गलत फ़ायदा मिल रहा है जो पढ़ने में उतना अच्छा नहीं है
पर क्योंकि उसके पास आरक्षण है तो इसका कहीं ना कहीं उसको फ़ायदा मिल रहा है। देखिए, आपने ये बात जो बताई, आरक्षण तो समाप्त हो ही जाना चाहिए था, क्योंकि आरक्षण से जो आरक्षण जिनको मिला उनके कुछ लोग ऊपर उठ गए, चाहे वो एसपी हो गए, चाहे कलेक्टर हो गए, कमिश्नर हो गए। वो एक घास खोदने वाली, मैं यही कहूँगा, उसमें अपनी शादी नहीं कर सकता। वो ढूंढ के यही करेगा कि IAS वाला, PCS वाला या ऐसा हो। हाँ। तो वो आरक्षण जो है वो आरक्षण उधर जा जुड़ा। वो आरक्षण की श्रेणी से अलग हो जाने चाहिए। जो लोग सक्षम हो गए उस तरफ, वो अलग हो जाने चाहिए, दूसरे लोगों को मौका मिलना चाहिए। और ये भारत सरकार को तो ये क्लियर करना चाहिए कि भिन्न भिन्न प्रदेशों में, भिन्न भिन्न विभागों में इतने लोग, इतनी जातियों के हैं। जैसे अंबेडकर साहब ने कहा था गांधी से कि गांधी जी, मैं ये क्लोज डाल रहा हूँ यदि आपकी बात हो तो, कि जाति ही खत्म कर दो, जाति नहीं होनी चाहिए। तो गांधी ने नहीं मानी वो बात। तो जहाँ कहीं आवेगा दोष, वहाँ गांधी आड़े आवेगा, जहाँ भी आवेगा। ये समझ लो, विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया में, जो राजस्थान में जो आंदोलन चलाया, कि वो किसानों को लूट करके वहाँ के जमींदार, यहाँ के रियासतदार किसानों को परेशान कर रहे थे, तो उन्होंने आंदोलन चला गए और कामयाबी हासिल करी। लेकिन गांधी ने कहा कि पथिक जी, आप ऐसा करो, इसे वापस कर लो, आप अपने आंदोलन को वापस ले लो। गांधी समझते थे कि यदि विजय सिंह पथिक जी आंदोलन में, जो अहिंसा का आंदोलन है, जिसमें हिंसा नहीं चल रही, ये फिर जब ये इसमें कामयाब होगा तो तू कहाँ रहेगा, इसलिए उससे वापस करा दिया। और गांधी को किसानों से क्या मतलब, गांधी ने चंपारण में थोड़े से लोग इकट्ठे करके, राजेंद्र प्रसाद जी उस वक्त पढ़ते थे, राजेंद्र प्रसाद से कहा कि आप एक काम करो, एक थोड़े से किसान करके और भाई इस काम को करो, ताकि किसानों के आंदोलन में सरकार मेरी बात को मान ही लेगी। क्योंकि गांधी की परिवार, ये मैं आपको विशेष बात बता रहा हूँ, गांधी का परिवार सारा अंग्रेज़ों के साथ था, वो कांग्रेस के साथ नहीं था। गांधी का जो लड़का है वो अमन सभा से, जो अंग्रेज़ों की पार्टी थी, उससे चुनाव लड़ता था। और ये तय हो गया था कि मैं अपने बाप को गाड़ी भी दूंगा, सब कुछ करूंगा, पर मेरे बाप को आपको मानना नहीं चाहिए, मानना मत मेरे बाप को। तो गांधी को अंग्रेज़ों ने चाहे जेल में डाला, चाहे कितनी ताड़नाएं दी, लेकिन गांधी को मारा नहीं। और जिन लोगों ने जान की बाजी लगा कर प्राणों की आहुति दे दी और उनका मुकदमा चला और मुकदमे में उनको फांसी हो गई, अतः हमारी देश की तरफ से वकील ने ये कहा कि भाई हम इसकी अपील कर रहे हैं। अपील हो गई, वहाँ ये आया कि यदि भारत के कुछ लोग ये समर्थन करें कि इस्लामी में परिवर्तन कर दिया जाए, फांसी को सज़ा में बदल दिया जाए, तो हम इस बात को मान लेंगे, लेकिन उस पर नेहरू के और गांधी के दस्तखत जरूर होने चाहिए उस एप्लीकेशन पे।
तो सब ने वो एप्लीकेशन पर दस्तखत कर दिए, लेकिन गांधी ने, नेहरू ने नहीं किए। कि यदि गांधी और नेहरू उस समय कर देते दस्तखत तो राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह जैसे लोगों का नंबर आता, सुभाष का नंबर आता, फिर गांधी या नेहरू इन लोगों का नहीं आता, उन लोगों का आता। भाई इन लोगों ने काम किया का सम्मान बुलाना चाहिए, सम्मान करना चाहिए भारत सरकार को और प्रदेशों की सरकारों को। अब अलग अलग अपने अपने तरीके से सम्मान करना चाहिए। भारत के हर नागरिक तो राष्ट्र के प्रति प्रेम होना चाहिए कि मैं राष्ट्र के लिए ही समर्पित हूँ। आज मैं बूढ़ा भले हूँ, यदि राष्ट्र को मेरे प्राणों की जरूरत पड़े तो मैं पूरे शरीर के साथ अपने सारे पूरे शरीर को ही राष्ट्र के लिए दान कर दूँगा। यदि राष्ट्र को मेरी ज़रूरत पड़ती है तो राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना चाहिए। और ख़ास तौर से मैं अपनी बिरादरी की बात कहूँगा कि ये हमेशा राष्ट्र के प्रति समर्पित रही है। अब जो ये मीर मौज वाला मामला आया है, इससे कटुता बनी है, मैं इसका समर्थक नहीं हूँ। मैं ये कहूँगा कि इस मामले को ये मानना चाहिए कि गुर्जर और राजपूतर एक ही हैं, वो दो नहीं हैं। इसलिए उनको आपस में लड़ना नहीं चाहिए, उनको एक होकर के आगे बढ़ना चाहिए। ये मैं अपनी ओर से मेरी ये चीज़ है। और यदि इसमें इस आंदोलन में मेरी आवश्यकता पड़े तो मैं इसके लिए आगे आने के लिए तैयार हूँ। और ये भी सलाह दूंगा कि ज़्यादातर लोगों को गाय का ही दूध पीना चाहिए। गाय का दूध दूध ही नहीं है, अमृत है। इसलिए गाय का दूध, साहिवाल हो या देसी गाय हो, इसी का दूध पीना चाहिए। इससे रोग भी कम होंगे। योग के जरिए रोग भागता है। यदि हमारे देश के लोग ये पद्धतियों को अपना लें, प्राकृतिक चिकित्सा की पद्धति अपना लें, योग की कला को नीचे से लेकर के ऊपर तक पहुँचावें, तैरने की कला जैसे नहरें हैं या ये तैराकी सेंटर होने चाहिए, ज़्यादातर स्टेडियम होने चाहिए, ताकि लोगों को या बच्चों को खेलने के लिए, कूदने के लिए जगह मिल सके, अपना प्रतिभा निखारने के लिए समय मिल सके। आज हमारे बच्चे पक्की सड़क पे दौड़ रहे हैं, उनके पाँव खराब हो गए हैं और वो बहुत ही निराश हो जाते हैं। तो मैं ज़्यादा बात नहीं, मेरी थोड़ी बातों को ही आप आगे इसमें से बात निकाल करके आप इस मेरी बात को भारत सरकार और प्रदेशों की सरकारों को सबको पहुंचाने की कोशिश करोगे। और दूरदर्शन पर यदि कहीं मेरा आप प्रोग्राम भी देना चाहें तो मैं उस सीधा प्रसारण के रूप में अपनी बात, जो मेरे दिल की बात है, जो मेरे हृदय की बात है, जो मेरे राष्ट्र प्रेम की बात है, मैं पूरे देश के लोगों से कह दूँगा। योगी जी जो कह रहे हैं कि गाय की ज़्यादातर, तो योगी जी को गाय का सर्वे कराना चाहिए कि भाई किस किस घर में गाय है। यदि गाय है तो कम से कम 2 गायों के का राशन का योगी जी को सारा खर्चा उठाना चाहिए, ताकि लोगों में गाय पालने की एक आदत पड़ जाए। वो कहेंगे कि जब सरकार हमें 2 गायों का दूध पिलाने के लिए राशन दे रही है तो फिर हमें, और ये सर्वे भी भौतिक सर्वे होना चाहिए, घर घर जाकर होना चाहिए। ये
लेखपालों की उस पर ये होना चाहिए कि टेबल पे बैठ के बता दिया और बता दिया भाई प्रधान जी बताओ किस किस के गाय हैं, और तो वो हुई बता देगा फलाने के भी लिखवा दो भाई, हाँ उसके भी भाई, उसके भी लिखवा दो, उसके भी लिखवा दो। नहीं, उसके लिखवाओ, उसके खुंटा पे से उसका फोटो लो कि हाँ गाय है, और तब उसको ये सुविधाएं दे। तो मैं इन बातों को मैं धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा अपने प्रदेशों की सरकारों को और भारत सरकार को, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता, इसको भी मैं अपनी ओर से बधाई दूंगा। और वो दिल्ली में ऐसी व्यवस्था करावेगी जो दिल्ली या नोएडा या गाज़ियाबाद के लोगों को ताज़ा दूध निकला हुआ मिले। ये मैं रेखा गुप्ता से ये अपील करूँगा, क्योंकि जब कभी आंदोलन हुआ मैं दिल्ली में शरीक हुआ। ये जो हमारा अरविंद केजरीवाल है, इसने मुझसे कहा अरे बाबा, जो हमें ये पता होता कि हमारा बुढ़ा भी एक इतना है और हमारे साथ में यहाँ जुड़ जाता तो फिर हमें उसको अन्ना हजारे की लाने की ज़रूरत नहीं थी। जब मैंने अन्ना हजारे से बात करी कि अन्ना जी ये बताओ, आप आंदोलन कर रहे हो, आपने कमेटी बनाई है, तो आपने सभी वर्गों के, सभी जातियों के लोग लिए होंगे अपनी कमेटी में। तो अन्ना चुप रह गया। मैं कहा नहीं अन्ना, आपने यहाँ धोखा कर दिया। आपने जितने हैं सारे बनिया लिए, चाहे आपने कर्नाटक से लिया हो बनिया, चाहे आपने बिजनौर से लिए हो बाप बेटा, चाहे अन्ना हजारे हो, ये आपने अपनी कमेटी जो बनाई है ये सारी बनियों की बनाई दी है। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं बनियों का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन आपको तो ये सोच करके ताकि हर जाति का विचार आना चाहिए था। बनिया बहुत ही सहानुभूति से काम लेता है और बहुत बेचारा दान पुण्य भी बहुत करता है। मैं ये कहता हूँ कि मुझे बनिया बुला करके मेरा बहुत स्वागत भी करते हैं। अभी ये जो जनरेशन है, आपका जो युवा पीढ़ी है, उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे कि उनको अपना खान पान कैसे कर, आप क्या खाते थे उस टाइम पे? मैं दाल रोटी सब्जी, वो भी जो मैं अपनी उगाता हूँ, पैदा करता हूँ, जो बिना रसायन के है। और दाल ऐसी चीज़ है, ये ज़्यादातर बिना रसायन के ही होती है, इसलिए मैं आपको बताऊँ कि मैं बिना रसायन वाली चीज़ें ही ज़्यादा खाता हूँ। और सवेरा मैं चाय नहीं पीता था, लेकिन अब मैं दूध पीता भी हूँ, तो उसमें थोड़ा सा गुड़ शक्कर में, चीनी जो है ये भी नुकसानदायक है, अपनी शक्कर को इस्तेमाल करता हूँ। और जो चीज़ मैं अपनी यहाँ खाता भी हूँ, उसी चीज़ को आने वाली पीढ़ियों को बताता हूँ कि भाई मौसम का अनाज खाओ, जैसा मौसम हो, मौसम का फल खाओ, कोई भी चीज़ बिना मौसम के मत ना करो। मैं तो ये भी कहूँगा कि नई पीढ़ी के लिए, युवाओं के लिए आपको बहुत विविधता के अनुसार गृहस्थ आश्रम में भी आपको ये मानना पड़ेगा, अपने जीवन को, अपनी
जो उसके साथ में शादी हुई है उसके जीवन स्तर को उठाने के लिए भी उनको उस पद्धति पे लाना पड़ेगा जो हमारी वेदों की पद्धति है। हाँ, तो बाबा जी जब आप गांव से विदेश गए तो मतलब आप कैसे रहे वहाँ पर? मैं वहाँ बिल्कुल स्वस्थ रहा और वहाँ मैंने ये देखा कि वहाँ जो पर्यावरण इतना शुद्ध था, मतलब वहाँ कोई किसी तरह का वो नहीं था जैसा हमारे यहाँ प्रदूषण है। वहाँ प्रदूषण नाम की चीज़ नहीं थी। हमारे देश में बिना वजह भी हॉर्न बजाते हैं, ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। वहाँ हॉर्न ही नहीं बजे था, चौपड़े पे गाड़ी आई, चाहे दूसरी तरफ से कोई आ रही है नहीं आ रही है, तो गाड़ी देखा अपना खड़ी होगी। जैसे ही रोशनी ने आगे पता जवाब दिया, उसी के अनुसार अपनी गाड़ी को निकालते थे। हॉर्न नहीं बजाया उन्होंने। और बाज़ार में भी जहाँ वो अपना सौदा ले रहे थे कोई शोर शराबा नहीं था, क्योंकि हम उसको भी देखने के लिए गए तो वो लोग कम बोलते थे और कम शोर मचाते थे। इससे हमें ये लगा कि देखो इस देश में कितनी बढ़िया सभ्यता है। हमारे यहाँ बिना वजह को लोग प्रदूषण फैलाते हैं। आज इतने ढोल धमाके और इस तरह का ये बज रहे हैं वीडियो, ये बज रहे हैं जिन्हें हम वो कहते हैं डीजे। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ और मुझे कम सुनाई आने का मतलब है डीजे की उपस्थिति में मेरी आवाज़ चली गई, डीजे मेरी आवाज़ को खा गया। अब जो डीजे कहीं बजता हुआ हो तो मैं या तो वहाँ को निकलता नहीं, यदि गांव में बजता है तो गांव छोड़ के बाहर जंगल में चला जाता हूँ। एक कान मेरा थोड़ा बच रहा है जिससे मुझे सुनाई आती है। तो प्रदूषण इतना ज़्यादा है और मैं इसकी भी सलाह देता हूँ, लेकिन मेरे जैसे आदमी का उस स्तर पर कोई बयान नहीं जाता जहाँ से ये चीज़ पूरे देश में जाती हो, कि उनका ये भी कहना है कि भाई कम से कम पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए पेड़ पौधे भी लगाओ। और पेड़ पौधे अब लोगों ने जो प्रतिबंधित पौधे हैं उन्हें किसानों ने लगाना बंद कर दिया है, क्योंकि सरकार के और जंगलात के ऐसे नियम हो गए कि वो प्रतिबंधित के जरा से भी नुकसान पे उनसे वसूली करते हैं या उनके साथ दुर्व्यवहार ये करते हैं कि तुमने इस पेड़ को क्यों काट लिया। इसलिए पेड़ के जैसे जामुन के पेड़ हैं, शीशम के पेड़ हैं, पीपल के पेड़ हैं। अब पीपल कोई आदमी अपने खेत में लगा हुआ जम भी आवे तो उसे ही काट देता है, क्योंकि ये प्रतिबंधित है। इसलिए पेड़ के प्रतिबंधता पे कोई वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसान तो बिना किसान के तो पेड़ होगा ही नहीं। बहुत सारे पेड़ हैं जो लोग अपने अपने घर में मान लो लगा सकते हैं, जैसे नीम है। ये नीम वैद्य भी है, ये नीम वैद्य भी है, इससे बहुत सारी चीज़ें बनती है। पीपल है। अब आप देख रहे होंगे मेरे आंगन में नीम भी है, पीपल भी है। आपको मोदी जी जो कहीं विदेश से पौधा लाए हैं वो भी आपको दिख रहा है सामने, और ये उसका पेड़ भी है, चंदन का पेड़ भी है। और
फलों के पेड़ भी हैं, आम भी हैं, अमरूद भी हैं, शिम्बल भी है, जामुन भी हैं। तो ये सब चीज़ें मेरे घर में, गुल्लर भी है। तो ये सब चीज़ें अब इनको यदि काटने की आवश्यकता पड़ जाए, मुझे जामुन काटने की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि वो नुकसान कर रही थी पैदावारी में, जबकि और जामुन बहुत सारी थी। और उसमें ये लगाया कि आप बिना परमिशन के इसे नहीं काट सकते। हमने कही भाई ठीक है। अब उस बात को औरों ने सुना, उन्होंने कही तो भाई अब जामुन हम भी नहीं लगाने के, जबकि जामुन ठंड की हवा देता है। यदि इसको गांव के पास के जो गांव, उसमें जामुन के पेड़ लगाए जाएं और वो समय समय पे वाला काटना भी काम है, और तो दूसरा भी लगा देंगे। इसके लगाने से गांव में ठंडी हवा जाएगी, शुद्ध हवा जाएगी, पर्यावरण शुद्ध रहेगा। तो हमको ये जो चीज़ें हैं ये हमको करते रहना चाहिए। बाबा, आप जब विदेश में गए, आप ये मानिए कि हमारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं ज़्यादातर वो भारत से, और जितने चारों वेदों का यहाँ से आविष्कार हुआ पूरे देश में, यहाँ ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ बहुत लंबी कद का जब कभी खुदाई होती है और तो ऐसे कंकाल निकलते हैं और कि जैसे आदमी 10 फुट लंबा हो। मेरे पास यहाँ एक जगह कब्र कहलाती है, वहाँ जब कभी हमने नाली खोदी या कोई काम करा और कंकाल कोई निकला तो बहुत लंबा उसकी कद था। हमारे यहाँ जो वो है पीर कहो या समाधि कहो, वो भी हमारे गांव में है। हमारे गांव में उसको पहले महल के नाम से पुकारते थे। हो सकता है कि वो हमारी आने वाली पीढ़ियों से पहले का महल हो, और उसका दरवाज़ा एक गांव से पूर्व में था। उसकी बुर्जी आज तक भी पड़ी हुई थी, जिसको ज़मीन में दाब दिया। हमारे यहाँ एक पीर भी है, उस पीर के नाम से एक तालाब है, उसको पीरवाड़ी कहते हैं। ये कहो गांव में, जैसे मैं आपको वो बता रहा हूँ कि लोग बाग पहले किस पहचान को बना करके रखते थे। जैसे आज कॉलोनियों के नाम हैं, आज सेक्टर है, फलाना सी सेक्टर है, बी सेक्टर है, ए सेक्टर है। इसी तरह से गांव में ऐसे होता था, भाई कहाँ जाना है, हाल अकभराई में जाना है, कहाँ जाना है, टंडाव पे जाना है, कहाँ जाना है, मंगरे पे जाना है, कहाँ जाना है, नोनो वाली जोड़ी पे जाना है, कहाँ जाना है, दगड़े पार जाना है। तो कहने का मतलब यूँ है कि लोगों को उसके नाम अंकित कर रखे थे। आज लोगों ने सब तालाब भी बंद कर दिए। चलो गांव के तो बंद होने में कोई वो नहीं है, क्योंकि गांव से बाहर जो तालाब हैं वो धोखे तो बने रहने चाहिए। इससे हमारी पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा, और बहुत सारे जो जीव जंतु पानी में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं वो तालाब में ही रह सकते हैं, वो दूसरी जगह पे नहीं। मेरा गांव ऐसी जगह बसा हुआ है। इस गांव में बांगर की ज़मीन भी है, खोड़े की ज़मीन भी है, झील की ज़मीन भी है, और इस गांव की पूरब की दिशा में
गंगा नदी भी है। आज हम गंगा नदी या बूढ़ी गंगा भी कह देते हैं। उसके उस तक मेरे गांव की सीमा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छी बातें बताई हैं और हमें बहुत सारी चीज़ें थी जो हम लेके थोड़ा कंफ्यूज थे, जो कह सकते हैं कि असमंजस में थे। बहुत सारी चीज़ों को लेके हम असमंजस में थे। अच्छा, वो सब आपने आज साफ कर दिया है, तो हमारे दर्शकों को भी सब समझ आया हो। यदि